आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसी खामोश स्थिति के बारे में बात करेंगे जो शरीर के अंदरूनी इंजन को बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे धीमा कर देती है। बात हो रही है हाइपोथायरॉयडिज्म की। ये सुनने में बहुत आम लगता है ना, लेकिन असल में इसे पूरी तरह से समझा नहीं जाता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर शरीर के भीतर चल क्या रहा होता है। कभी कभी बिना किसी ठोस वजह के अचानक वजन बढ़ने लगता है या फिर हर वक्त भयानक थकान महसूस होती है। अक्सर लोग इस थकान को सिर्फ काम का स्ट्रेस या बढ़ती उम्र का असर मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या ये किसी बहुत बड़ी आंतरिक गड़बड़ी का सिग्नल हो सकता है? ये सिर्फ आलस्य नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि शरीर का जो मेन पावर हाउस है वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। भाग 1, हाइपोथायरॉयडिज्म आखिर है क्या? गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि को हम शरीर के मुख्य इंजन के रूप में देख सकते हैं। ये ग्रंथि दो बेहद खास हार्मोन बनाती है, T3 और T4। अब इन्हें बिल्कुल उस ईंधन या फ्यूल की तरह समझ सकते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी ईंधन की खपत को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की परिभाषा का सीधा सा मतलब यही है कि जब ये थायराइड ग्रंथि जरूरत के हिसाब से इन हार्मोन्स को नहीं बना पाती और जब ये फ्यूल कम होने लगता है तो शरीर के अंदर की सारी प्रक्रियाएं बहुत ही खतरनाक तरीके से स्लो हो जाती हैं। ऊर्जा का स्तर एकदम गिर जाता है और शरीर का हर एक सेल बहुत ही धीमी गति से काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आधुनिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि चिकित्सा विज्ञान की दो बिल्कुल अलग-अलग विचारधाराएं इस एक ही प्रॉब्लम को कैसे समझाती हैं। अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसके हिसाब से इसका मेन कारण है आयोडीन की कमी, हाशिमोटो नाम की एक ऑटो इम्यून बीमारी या फिर दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि की समस्याएं। लेकिन वही दूसरी तरफ आयुर्वेद इसे पूरी तरह से एक होलिस्टिक नजरिए से देखता है। आयुर्वेद में इसे अग्नि मांद्या कहा जाता है, जिसका मतलब है मेटाबॉलिक अग्नि या फायर का धीमा पड़ जाना। इसके साथ ही इसे कफ दोष के बढ़ने और रसोत्पत्ति यानी शरीर में जो न्यूट्रिएंट प्लाज्मा बनता है उसमें आने वाली गड़बड़ी के रूप में भी बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही दृष्टिकोणों का फाइनल कंक्लूजन एक ही है कि पूरा का पूरा सिस्टम धीमा पड़ रहा है। भाग 3, स्नोबॉल इफेक्ट यानी लक्षणों का लगातार बढ़ना। शुरुआती दौर में इसकी चेतावनियां इतनी छोटी और सूक्ष्म होती हैं कि कोई भी इन्हें बहुत आसानी से नजरअंदाज कर देता है, जैसे कि बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। इंसान पूरी रात सोकर उठता है और फिर भी थका थका सा लगता है। डाइट में कोई खास बदलाव ना होने पर भी अचानक से वजन का बढ़ जाना। इसके अलावा एक और बड़ा अलार्म है बहुत ज्यादा ठंड लगना, मतलब जब बाकी सबको मौसम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा हो तब भी ठंड का एहसास होना। और हाँ, कब्ज की समस्या भी शुरू हो जाती है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान का पाचन तंत्र भी अब धीमा पड़ रहा है। लेकिन जब इस धीमी पड़ चुकी मेटाबॉलिक अग्नि को समय रहते ठीक नहीं किया जाता तो हालात सच में गंभीर होने लगते हैं। चेहरे और आंखों के आसपास एक अजीब सी सूजन या कहे पफीनेस नजर आने लगती है। आवाज में भी एक भारीपन आ जाता है। अगर मेंटल लेवल पर देखें तो याददाश्त कमजोर होने लगती है और डिप्रेशन घेरने लगता है। महिलाओं के मामले में पीरियड्स बहुत ज्यादा भारी या इर्रेगुलर हो जाते हैं। ये सारे के सारे लक्षण इस बात का बिल्कुल क्लियर कट संकेत हैं कि शरीर का धीमा हो चुका इंजन अब अपने जरूरी कामों को सही ढंग से कर पाने में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 8 से 10। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े रिस्क को दर्शाता है। महिलाओं में ये कंडीशन पुरुषों के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा पाई जाती है और खासकर 60 साल की उम्र के बाद या फिर प्रेगनेंसी के दौरान तो इस बीमारी के होने का खतरा कई गुना और बढ़ जाता है। ये डेटा साफ तौर पर बताता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। भाग 4, इसे नजरअंदाज करने के खतरनाक परिणाम। अगर इस थायराइड की प्रॉब्लम को बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो शरीर का पूरा सिस्टम एक के बाद एक फेल होने लगता है। सबसे पहले तो गॉइटर या घेंघा की बीमारी हो सकती है, जिसमें ज्यादा हार्मोन बनाने की कोशिश में थायराइड ग्रंथि का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी और यकीनन सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है हृदय रोग। मेटाबॉलिज्म के धीमा होने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ जाता है, जिससे सीधा हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा ओव्यूलेशन में दिक्कत आने के कारण महिलाओं में इनफर्टिलिटी या गर्भधारण में भारी समस्या आ सकती है। और सबसे आखिर में माइक्सिडिमा
ये एक जानलेवा और बहुत ही इमरजेंसी वाली स्थिति है। इसमें शरीर का तापमान इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि इंसान सीधे कोमा में जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि ये कोई मामूली सी बीमारी हरगिज नहीं है। इन शुरुआती छोटे छोटे लक्षणों को, जैसे कि बेवजह की थकान या वजन का बढ़ना, कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण के बाद ये सोचने का समय आ गया है कि क्या हमारे आसपास के लोगों का या खुद हमारा वो आंतरिक इंजन, वो मेटाबॉलिक अग्नि अपनी सही और सुरक्षित गति से जल रही है? क्योंकि सही समय पर सही जानकारी होना ही इसका सबसे बड़ा और सबसे पुख्ता बचाव है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, प्रभावी घरेलू उपचार यानी मेटाबॉलिज्म की एक शानदार और आसान शुरुआत। थायराइड को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही कमाल की और पुरानी विधि है धनिया के बीजों का पानी। इसे तैयार करना बिल्कुल आसान है। बस रात भर 1 गिलास पानी में 2 चम्मच साबुत धनिया भिगोकर रख देना है। फिर अगली सुबह इस पानी को तब तक उबालना है जब तक ये उबलकर बिल्कुल आधा न रह जाए। बस इसे छानिए और खाली पेट पी लीजिए। अगर इस रूटीन को लगातार 2 से 3 महीने तक अपनाया जाए तो इसके परिणाम वाकई शानदार हो सकते हैं। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर किसी को धनिया से एलर्जी है तो इस उपाय से पूरी तरह बचना ही बेहतर है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे हमारे किचन की 2 बिल्कुल साधारण सी चीजें एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाबॉलिक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में काम करती हैं। पहला उपाय है वर्जिन कोकोनट ऑयल या कच्चा नारियल तेल। रोज सुबह खाली पेट बस 1 चम्मच इसका सेवन करने से शरीर को सीधे मीडियम चेन फैटी एसिड्स मिलते हैं जो एकदम से मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करते हैं। और दूसरा है अखरोट। रात को भिगोकर रखे गए 2 अखरोट अगर सुबह खाए जाएं तो शरीर को प्रचुर मात्रा में सेलेनियम मिलता है और यकीन मानिए थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए ये एक बेहतरीन खुराक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की ओर, प्रमाणित आयुर्वेदिक इलाज, जिन्हें प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण मानक भी माना जाता है। चिकित्सा के नजरिए से देखें तो कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां सच में गेम चेंजर साबित होती हैं। इसमें पहली औषधि है कचनार गुग्गुलू। इसका मुख्य काम है थायराइड ग्रंथि की सूजन को कम करना और किसी भी प्रकार की गांठों यानी नोड्यूल्स को पिघलाना। इसकी सही खुराक आमतौर पर दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ 2-2 टैबलेट्स की होती है। इसके अलावा दूसरी औषधि है वरुणादि कषायम, जो सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को फिर से सक्रिय करके वजन घटाने में काफी मदद करती है। इसे भोजन करने से ठीक 30 मिनट पहले लिया जाता है। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कोई भी आयुर्वेदिक दवा शुरू करने से पहले एक विशेषज्ञ की सलाह लेना और अपने TSH लेवल्स की जांच करवाते रहना बिल्कुल अनिवार्य है। एक और शक्तिशाली औषधि की बात करने से पहले जरा एडेप्टोजेन शब्द को समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो शरीर को बाहरी और आंतरिक तनाव से निपटने में मदद करता है और शरीर के बिगड़े हुए सिस्टम को वापस नॉर्मल करता है। इसी खास एडेप्टोजेन श्रेणी में आयुर्वेद की एक बेहद शक्तिशाली जड़ी बूटी आती है, अश्वगंधा। अगर रात के समय दूध के साथ सिर्फ 3 से 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण का सेवन किया जाए तो ये न केवल मानसिक तनाव को काफी हद तक कम करता है बल्कि विशेष रूप से शरीर में T4 हार्मोन के स्तर को भी बढ़ाता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें हमारे अगले खंड पर ले आती है, वैज्ञानिक प्रमाण। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली की सटीकता की पूरी तरह से पुष्टि करता है। पता है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक रसायन विज्ञान के बीच एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट कनेक्शन है। उदाहरण के लिए कचनार के पौधे को ही ले लीजिए। विज्ञान ने पाया है कि इसमें गुग्गुलोस्टेरॉन्स नाम का एक सक्रिय यौगिक यानी कंपाउंड होता है। बिल्कुल इसी तरह अश्वगंधा में विथिनोलाइड्स मौजूद होते हैं। अब मजे की बात यह है कि आधुनिक वैज्ञानिक शोध पूरी तरह से ये साबित करते हैं कि ये दोनों ही कंपाउंड्स शरीर में जाकर सीधे तौर पर हमारी थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित और सक्रिय करने का काम करते हैं। और हाँ, विज्ञान केवल इन कंपाउंड्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके बहुत ही ठोस क्लिनिकल प्रमाण भी मौजूद हैं। जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में छपे 8 सप्ताह के एक अध्ययन को ही देख लीजिए। इसके नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। इस स्टडी में देखा गया कि अश्वगंधा का लगातार उपयोग करने वाले सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों के TSH लेवल में काफी महत्वपूर्ण और सकारात्मक सुधार हुआ। सच कहा जाए तो ये अध्ययन अश्वगंधा की ताकत की एक बेहद प्रामाणिक और मजबूत पुष्टि करता है। विज्ञान से जुड़ा एक और तथ्य है जो समझना बेहद जरूरी है, और वो है सेलेनियम की जैविक भूमिका। रिसर्च ये स्पष्ट रूप से साबित करती है कि शरीर में निष्क्रिय T4 हार्मोन को सक्रिय T3 हार्मोन में बदलने के लिए
सेलेनियम एक मस्ट हैव या कहें कि अनिवार्य तत्व है। सोचिए, अगर शरीर में सेलेनियम की कमी हो जाए तो बाहर से ली जा रही थायराइड की दवा भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। याद है, हमने पहले घरेलू उपचार वाले हिस्से में रात भर भीगे हुए अखरोट खाने की बात की थी। वो सेलेनियम का ही तो एक बेहतरीन स्रोत है। तो इस तरह से आधुनिक विज्ञान हमारे उन साधारण घरेलू उपायों के पीछे का एक मजबूत आधार स्पष्ट कर देता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे खंड की ओर, आहार और जीवन शैली, यानी हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी दैनिक आदतें। अब देखिए, सही आहार क्या होना चाहिए, इस पर बात करने से पहले गोइट्रोजेंस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। असल में ये ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन के प्राकृतिक अवशोषण को रोक देते हैं और इसका सीधा असर हमारे थायराइड हार्मोन के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर किन खाद्य पदार्थों में ये गोइट्रोजेंस पाए जाते हैं ताकि उनसे दूरी बनाई जा सके। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी डाइट में सही चीज़ों का चुनाव कैसे करें। थायराइड के लिए कुछ बेहतरीन विकल्प हैं। आयोडीन युक्त भोजन, जैसे आयोडीन वाला नमक और समुद्री भोजन। इसके अलावा ताज़ी सब्जियों और फलों से मिलने वाला ढेर सारा फाइबर और देसी घी, जो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की आंतरिक अग्नि या मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल संतुलित रखता है। दूसरी तरफ हमें गोइट्रोजेन से सख्त सावधान रहना चाहिए, जैसे कच्चा पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और सोया उत्पाद। इन्हें हमेशा अच्छी तरह पकाकर और बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए। और हाँ, प्रोसेस्ड या रिफाइंड चीनी से तो पूरी तरह बचना ही बेहतर है, क्योंकि ये पहले से ही धीमे मेटाबॉलिज्म को और भी ज़्यादा सुस्त बना देती है। डाइट के अलावा उज्जाई प्राणायाम जैसे शारीरिक अभ्यास भी अचूक परिणाम देते हैं। ये एक अत्यंत प्राचीन श्वास तकनीक है जो हमारी श्वास नली और गले पर हल्का सा दबाव बनाती है। इसे सीधे तौर पर गले की ग्रंथियों के लिए एक रामबाण माना गया है। आप इसे थायराइड के लिए एक बहुत ही सटीक और टारगेटेड फिजिकल थेरेपी भी कह सकते हैं। हमारी दैनिक जीवन शैली में 15 से 20 का यह आंकड़ा बहुत मायने रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट तक धूप सेकना किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि विटामिन डी की कमी थायराइड की स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देती है। इसलिए हर दिन कुछ देर धूप में बैठना एक परम आवश्यक आदत होनी चाहिए। और एक और जादुई नंबर है 7 से 8, जो बिना किसी रुकावट के 7 से 8 घंटे की गहरी नींद को दर्शाता है। शरीर के अंदर हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने के लिए ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शारीरिक जरूरत है। क्योंकि जब शरीर गहरी नींद में होता है, ठीक उसी वक्त वो खुद की मरम्मत करने और अंदरूनी हार्मोनल गड़बड़ियों को ठीक करने का काम सबसे बेहतर ढंग से कर रहा होता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे गंभीर खंड पर, चिकित्सा सावधानियां, यानी एक जिम्मेदार उपचार प्रक्रिया। यहाँ एक चेतावनी को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये सारी जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना अपनी निर्धारित थायरॉक्सिन की गोलियां लेना कभी भी बंद ना करें। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आज के इस विश्लेषण में बताए गए समग्र प्रबंधन और घरेलू उपाय एलोपैथिक चिकित्सा के साथ मिलकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। वे किसी भी तरह से अचानक से एलोपैथिक दवाओं का विकल्प नहीं बन सकते। तो इस पूरे विश्लेषण की गहराइयों से गुजरने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आधुनिक विज्ञान का सटीक शोध और प्राचीन आयुर्वेद का समग्र ज्ञान मिलकर थायराइड स्वास्थ्य के लिए एक स्थायी समाधान बन सकते हैं? ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जो हमारे अंदर आगे और भी बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा जगाता है। खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहिए और ज्ञान के शानदार यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए।